हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आज का अपना टॉपिक है, जैसा कि आपने कल देखा होगा वीडियो, वो S1 का क्या था, यूनिट 1 था। आज हम लोग का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बस आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि समय के अनुसार अगर हम लोग काम करें और पर डे अगर बस एक एक यूनिट हम लोग पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट में हमें लगेंगे कितने, 5 वीडियो लगेंगे। तो बस आपको बस अब अर्थ को समझना है, तो उसके लिए 5 वीडियो लगाकर आपके टाइम को ख़राब करना मेरी ये अपनी चाहत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेस्ट जितने भी यूनिट बचे हैं, एक यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। जो लोग अब तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में लिंक है, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका डायरेक्ट प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम रख देता हूँ आपके ही सेशन पे 2019-21, ठीक। तो वहाँ से जाके आप लोग यूनिट 1 देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अपना क्या है आज, यूनिट 2। यूनिट 1 अपना कंप्लीट है। अब देखिए, इससे पहले आप में से मैंने आपको कल भी आपको समझाया था कि नोट्स आपका आ जाएगा, फिर भी आप लोग मैसेज कर रहे हैं, तो नोट्स के ऊपर बस कुछ सेकेंड आपका लूँगा। आपका नोट्स देखिए, S1 कंप्लीट आज हो जाएगा, फिर आपका S2 कंप्लीट हो जाएगा, दोनों 70 मार्क्स का है। उसका नोट्स थोड़ा सा बाकी है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं ना, जितना टॉपिक देख रहे हैं यूनिट के अंदर में, सारा का एकदम ब्रीफ एक्सप्लेन करके एकदम बढ़िया तरीके से हैंड रिटन नोट्स मैं बना रहा हूँ, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अपना यूनिट 2 क्या है, शिक्षा के समकालीन मुद्दे। शिक्षा के समकालीन मुद्दे यानी कि अभी के परिवेश में जो शिक्षा में डेवलपमेंट आ रहा है, कुछ नया चीज़ आ रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज है, उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक क्या है, आधुनिकीकरण। अब देखिए, आधुनिकीकरण क्या होता है। आधुनिकीकरण करने का मतलब हो गया कि जब हम अपने अंदर में कुछ डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि मान के चलिए, आप मेरे दोस्त हैं, आपने मुझे देखा कि गौरव जो है सो वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे, और आपको अच्छा लगा, और आपका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, ठीक। और आपने मुझे देखकर अपने अंदर में उस चीज़ को डेवलप कर लिया। तो आपने क्या देखा, मेरा डेवलपमेंट देखा, और उस डेवलपमेंट को आपने अपने अंदर में डेवलप करके खुद को भी डेवलप कर लिया। तो वो क्या हुआ, आपके लिए आधुनिकीकरण हुआ। अब इसको अगर हम लोग इस भाषा में देखेंगे, कॉपी में लिखने के तरीके से देखेंगे, तो किसी भी समाज का, जो समाज एक आदर्श ग्राम है, उसको देखकर जो कोई दूसरा ग्राम हो अपने अंदर में सुधार लाता है, उसी को क्या बोलेंगे, आधुनिकीकरण बोलेंगे। एक और आपके पास एग्जाम्पल आ सकता है, कोई देश है, ठीक, कोई भी देश है, वहाँ पे कोई नया चीज़ डेवलप हुआ और उससे हम लोग कुछ आइडियाज़ लेकर अपने इंडिया में कुछ डेवलप कर रहे हैं, तो क्या कहलाया, आधुनिकीकरण कराया। तो ओवरऑल बात यह है कि कहीं से कोई ज्ञान को सीखकर अपने अंदर में सुधार करना, खुद को डेवलप करना, क्या कहलाएगा, आधुनिकीकरण कहलाएगा। क्लियर है। इसके बाद है अपना वैश्वीकरण। आप लोग बस समझिए, टॉपिक को समझिए, बाद बाकी सारा कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ आपको मिलेगा, बस निश्चिंत रहिए, टॉपिक को समझिए। अगर चाहते हैं तो आप लोग अपना नोट्स वीडियो देखते हुए बना भी सकते हैं खुद के लैंग्वेज में। वैश्वीकरण क्या होता है, अब देखिए, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण में थोड़ा सा डिफरेंस है। आधुनिकीकरण तो हो गया कि किसी के साथ में कोई आइडियाज़ को लेकर अपना कुछ नया डेवलप करके हम जो डेवलपमेंट करते हैं, आधुनिकीकरण हुआ। वैश्वीकरण क्या हो गया कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। थोड़ा ज़्यादा भारी हो गया ना, आसान भाषा में आते हैं। आपका एक दुकान है किराना का, और एक दूसरा किराना का दुकान है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि कुछ सामान जो है सो यहाँ पे नहीं है, कुछ सामान यहाँ पे नहीं है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बना लिए। अब जो कस्टमर आपके पास में आ रहा है, वह कस्टमर, मान लीजिए कि आपके पास में चीनी नहीं है, तो आपने क्या बोला, अच्छा चले जाओ, राम के पास में चीनी मिल जाएगा। तो आप दोनों के बीच में रिश्ता है, रिलेशनशिप है, आपने अपने अर्थव्यवस्था को साथ में जोड़ के रखा है, तब ना आप दोनों का विकास हो रहा है। तो ये हो गया वैश्वीकरण। अब इसको हम लोग देश के अनुसार जोड़ देंगे। मान लीजिए कि अपना रूस हो गया, ठीक, और अपना भारत हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या है, मित्रता का, दोस्ती का संबंध है, मित्र हैं दोनों। तो एक दोनों दोस्त क्या है, आपस में अर्थव्यवस्था हो गया है, फिर किसी प्रकार का जो
एक राष्ट्र को, एक देश को दूसरे देश के साथ में जोड़कर हम लोग अपने अर्थव्यवस्था में सुधार लाते हैं, वही अपना क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाएगा। मैंने स्मॉल एग्जाम्पल ही बता दिया, जो चीज़ से आपको समझकर आप डील कर सकते हैं डील कीजिएगा। अब है अपना सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा, इसमें क्या होगा कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है ना, शिक्षा क्या होता है, जब हम जन्म लेते हैं तब से लेके मरने तक, यानी कि जीवन से लेके जन्मोपरांत तक, जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो वही है अपना सामाजिक परिवर्तन, यानी कि अगर एक शिक्षित व्यक्ति है तो जिस समाज में रह रहा है वहाँ कुछ न कुछ तो अच्छा करेगा ना। आप मान लीजिए आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि आपके घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ठीक, और आपने पढ़ाई कर लिया। जो आपकी पीछे की जनरेशन थी उसके पास में शिक्षा नहीं थी और आपने शिक्षा ग्रहण किया, तो अब जो आपका आने वाला जनरेशन होगा वो तो शिक्षित होगा ना, उसको तो अब रास्ता मिल चुका है ना, मार्ग मिल चुका है कि कैसे क्या करना है। तो आपके जो प्रीवियस जनरेशन थे, जो आपके पूर्वज थे, उनसे जो आपको ज्ञान मिला और आपने शिक्षा से जो ज्ञान अर्जन किया, अब ये 2 ज्ञान आपके पास में, इसको आप क्या कीजिएगा, अपने अगले जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपके परिवार का माहौल बढ़िया होगा, आपके माहौल का विकास, आपके परिवार का विकास होगा। पहले क्या था, रोजगार का इतना मारामारी नहीं था, अभी देखिए कितना ज़्यादा रोजगार का वैल्यू है। मतलब कि आज के समय में ना बेरोजगार कहलाना ही समझिए कि एक तरह का धब्बा है। अगर आप बेरोजगार कहला गए तो एक धब्बा है, और ये बढ़ते ही जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो उस चर्चा पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बस अपने विषय पर रहेंगे। तो शिक्षा है और सामाजिक परिवर्तन है। तो ओवरऑल बात ये हुआ कि एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने आसपास के बीच में रहकर एक शिक्षा का और एक अच्छा माहौल, एक सुदृढ़ वातावरण तैयार कर सकता है, और उससे क्या होगा, हमारे समाज में परिवर्तन आएंगे, हमारी भाषा बदलेगी, रूपरेखा बदलेगी, बोलने का तरीका बदलेगा, सोचने का तरीका बदलेगा। उससे क्या होगा कि हमारा समाज भी डेवलप करेगा। क्लियर है। अब है अपना शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल। अब देखिए ये बहुत अहम चीज़ है। अब मान के चलिए 2 मिनट के लिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, और आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं कि चलो अपना भाई है, अपना दोस्त है गौरव, उसने बताया, मैंने पढ़ लिया। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ होती है, उस चीज़ को भी आप ग्रहण कर लिए और एग्ज़ाम में लिख दिए, तो उसके लिए क्या है, मुझे ये प्रॉपर मैंने एग्ज़ाम दिया, प्रॉपर मैंने पढ़ाई किया, वीडियो बनाने से पहले 10 बार सोचता हूँ, समझता हूँ, फिर भी कुछ गलती होता है तो आप मुझे बताते हैं, फिर मैं उसको सुधार करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, हम दोनों साथ में मिलकर अपना क्या कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से इसमें क्या है, शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल। बहुत ऐसे टीचर हो गए, मैं किसी एक पार्टिकुलर कहीं पर नहीं जा रहा हूँ, बहुत समाज में ऐसे चीज़ हैं जहाँ पे व्यवस्था के नाम पे ठगा जाता है। तो वही है, गुणवत्ता के ऊपर सवाल आ रहा है, क्या बच्चे के लिए अच्छा वातावरण है, पुस्तकालय है, खेल का मैदान है, अच्छे शिक्षक है कि नहीं है। तो ये सारा चीज़ जो इतना भी निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, तो वही हो गया शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल। ये सारे कुछ आपके नोट्स में मिल जाएंगे। अब है अपना सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा। अब देखिए सार्वजनिक शिक्षा कहने का मतलब हो गया कि ऐसा शिक्षा जो सभी के लिए दिया जाए, मतलब कि समस्त वर्गों के लिए हो, निःशुल्क हो, जितना भी सरकार की ओर से। इसको आप सिंपल समझ लीजिए, सार्वजनिक शिक्षा क्या हो गया, सरकारी हो गया, और निजी शिक्षा क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। अब इस 2 चीज़ को अपने माइंड में रख के डील कर दीजिए। अब इसमें क्या होता है कि कुछ सकारात्मक पहलू हैं तो कुछ नकारात्मक पहलू हैं। जैसे कि मान लीजिए निजी शिक्षा है। अब निजी शिक्षा तब न आया जब सरकार अपना दायित्व को निभा नहीं पाया, उसके बाद क्या आया, अपना निजी शिक्षा आया। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि वहाँ का वातावरण अच्छा होता है, टीचर अच्छे होते हैं, ज़्यादा उनसे काम करवाया जाता है, वो ज़्यादा अपने आप को डेवलप करते हैं, उनकी स्किल्स बढ़िया होती है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी है उनका, मान लीजिए कि पैसे के रूप में देखते हैं तो पैसा ज़्यादा, फीस ज़्यादा लगेगा। तो इन सारी चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते, पर इस दोनों चीज़ में आप सुधार कर सकते हैं, और इस पर निरंतर काम चल रहा है। और धीरे धीरे सुधार होगा जब हम आप जैसे भावी समय में शिक्षक बनकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा, क्योंकि एक युवा वर्ग शिक्षक बनकर सामने उभरेगा। क्लियर है। अब है अपना शिक्षा का निजीकरण, उदारवादी और रचनात्मक। ये 2 को क्या है, ये अपना दृष्टिकोण है, उदारवादी दृष्टिकोण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। मतलब कि जो शिक्षा का निजीकरण हुआ है उसमें उदारवादी कहने का मतलब हो गया कि किस प्रकार की बातें निकल कर आई है,
और आलोचनात्मक कहने का मतलब हो गया कि उस पर किस प्रकार का व्यंग आया है। ठीक, अब उदारवादी में क्या आ जाएगा, उसका पॉजिटिव चीज़ में मतलब कि वहाँ का माहौल बढ़िया होता है, वहाँ पे स्किल्स होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, जितना भी प्राइवेट स्कूल का एडवांटेज उसको आप वहाँ पे डील कीजिएगा। और आलोचनात्मक में क्या होगा कि अरे उस स्कूल का फीस इतना ज़्यादा है, व्यवस्था इतना कम है। तो ये सारा चीज़ क्या है, अपने समाज में आलोचना का एक पात्र है। ये क्या हो गया अपना शिक्षा का निजीकरण में उदारवादी और आलोचनात्मक पक्ष। अब समझ गए। अब है अपना अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा। अब देखिए, अभिवंचित समझने से पहले आपको उपेक्षित समझने की आवश्यकता है। उपेक्षित कहने का मतलब हो गया कि ऐसे वर्ग के लोग जिनके लिए शिक्षा है पर उनको पता नहीं है, समाज में किसी भी कारण बस किसी प्रकार की पहलू के कारण या किसी प्रकार के दबाव में आकर वो अपने उस प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रह जा रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, उपेक्षित वर्ग कहलाएंगे। ठीक, मतलब कि उनको पता है कि मेरे लिए सब कुछ है पर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश से वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उपेक्षित वर्ग हो गया। अब इसी के अंदर में क्या अपना जाता है, अभिवंचित। अभिवंचित कहने का मतलब हो गया कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसा गांव है जहां पे शिक्षा बहुत कम है, तो क्या है, शिक्षा से वंचित हैं। तो ऐसे वर्ग को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिवंचित बोलेंगे कि हमारे समाज कहाँ से कहाँ डेवलप कर। और कुछ ऐसे वर्ग होंगे जो आज भी अपने परंपरागत तरीक़ों से जीते हुए आ रहे होंगे, वहाँ अभी भी बहुत सारा डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी। तो वो क्या है, जो अभी का अपना जनरेशन चल रहा है। पहले क्या था, गुरुजी गुरुकुल में शिक्षा दिए, आज आप मोबाइल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं ना, तो डेवलपमेंट तो हुआ ना। अब मान लीजिए आप मोबाइल पर आ गया, कोई एगो बच्चा है सो अभी गुरुकुले में पढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया, अभिवंचित रह गया, तो उसको उठा के यहाँ तक तो लाना पड़ेगा ना। तो उसी चीज़ का यहाँ पे चर्चा है कि अभिवंचित और उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा। तो जैसे ही अभिवंचित वर्ग को हम लोग बताएंगे, समझाएंगे कि तुम्हारे लिए ऐसे है, जाएंगे जगह जगह पे जाकर क्या उसको बोलेंगे, हम लोग निकालेंगे, डाटा निकालेंगे कि कहाँ पे किस प्रकार शिक्षा का कमी है, उस पर हम लोग काम करेंगे, तो उस वर्ग को भी शिक्षा मिलेगा। तो ओवरऑल बात क्या होगा कि उनका भी विकास होगा और हमारे समाज का विकास होगा, हमारी साक्षरता दर बढ़ेगी। क्लियर है। अब है अपना समान विद्यालय व्यवस्था। समान विद्यालय व्यवस्था कहने का मतलब हो गया कि ऐसी विद्यालय व्यवस्था जहाँ पे ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई लिंग, ना कोई वेशभूषा, ना रूप, ना आकार, मतलब किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो किसी अधिकारी का बच्चा हो, कोई भी हो, वो बस बच्चा है। उस विद्यालय के लिए वो क्या है, बच्चा है। तो हर एक को समान दृष्टिकोण से देखना ही क्या है, अपना समान विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत में आता है कि विद्यालय प्रांगण के अंदर में मौजूद जितने भी बच्चे हैं, बस वो बच्चे हैं, वो शिक्षा ग्रहण करने आए हैं और शिक्षक का दायित्व बनता है कि बस उसे सिखाए, उसका विकास कराए। ये न कि वो अमीर घर का तो थोड़ा ज़्यादा प्रेम कर लिए, गरीब का है तो थोड़ा कम प्रेम कर लिए, अरे वो तो उस जात से बिलोंग करता है, उसका वो धर्म है। इस प्रकार का व्यवहार न सोचना है और न कभी करना है। क्लियर है। चलिए, तो आपका यूनिट 2 आज यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे अपना यूनिट 3। मैंने आपको एक साथ डील करने के लिए सारा एक जगह लिख दिया है, तो थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होता हो तो अब देखिए एक चीज़ और, अभी प्रॉब्लम से याद आया, आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप जो लिख रहे हैं सो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग 360 पे देख रहे हैं और क्लियर नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, 720 कर लीजिएगा। थोड़ा सा नेट लगेगा, पर हमको लगता है कि जितना मेरा वीडियो आ रहा है उसमें आपके वीडियोज़ वाले जो सॉन्ग देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर आप कुछ भी देख रहे हैं तो उसका बस 20% आपके इस पढ़ाई के एक वीडियो में लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग 720 में भी देख सकते हैं। और राइटिंग मेरा थोड़ा बढ़िया नहीं है, उसके लिए सॉरी। धीरे धीरे मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर राइटिंग भी मेरी सुंदर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। यूनिट 3 अपना क्या है, शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ। यानी कि शिक्षा में जो अपना राजनीतिक है, जो अपने संविधान में जो धाराएं हैं, आर्टिकल हैं, उसमें क्या है, कैसे है, किस प्रकार है। सबसे पहला अपना बात क्या आता है, अपना राज्य हो गया। राज्य में हम लोग कहाँ रह रहे हैं, तो बिहार राज्य में रह रहे हैं। बिहार कहाँ किसके अंतर्गत में आता है, तो भारत के अंतर्गत में आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भारत के प्रदेश क्या हैं, राज्य हैं। अब राज्य का क्या होता है कि कुछ नीति होती है, हर राज्य का अपना अपना नीति होता है, उसको सरकार लागू करते हैं। अब जनता के ऊपर में डिपेंड करता है कि उसको वो पालन करे या ना करे। अब मान लीजिए कोई कानून बना कि आप इस राज्य में ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक।
मान लीजिए कि अपने बिहार सरकार में क्या है कि शराबबंदी है, ठीक है, ये कानून बन गया शराबबंदी का। अब कोई लोग होंगे जो इस चीज़ को नहीं मानते होंगे, वो अभी भी किसी प्रकार से छुप छाप के कैसे भी करके ये काम कर रहे होंगे। तो जब वो पकड़े जाएंगे तो उन पर जो भी धाराएं होंगी वो लगेगी। पर ये क्या है, इसके लिए आप एकदम मजबूर नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको समाज में एक चरित्रवान नागरिक बन के रहना है कि आप इस धारा के अंदर फंस कर आप कुछ भी, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरकार का, राज्य का काम है कानून को लागू करना, उसको आप पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस राज्य को हम लोग शिक्षा से जोड़ते हैं। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, तो उनका कहना था कि राज्य के हर एक नैतिक तत्व जनता के भलाई को नज़र में रखते हुए बनाना चाहिए। उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जनता का विकास हो, जनता के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। मतलब कि राजेंद्र प्रसाद कहे थे कि हर एक नागरिक में जिसका फायदा हो, हर नागरिक का फायदा हो, उस प्रकार से हमारा क्या बनना चाहिए, नैतिक तत्व बनने चाहिए। अब है अपना लोकतंत्र। लोकतंत्र में आपको अभी भी याद होगा अब्राहम लिंकन की वह परिभाषा, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। मतलब कि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने अधिकार के रूप में जीने के लिए। मतलब उसको जब जो मन करेगा वो कर सकता है। अभी आपको मन है वीडियो देखने का, वीडियो देख रहे हैं, मन होगा सोने का, आप सो जाइएगा, मन होगा आपको मुझे कुछ गलत शब्द भी बोलने का तो आप बोल सकते हैं, अच्छा शब्द बोलने का मन होगा वो आप बोल सकते हैं। मतलब कि आपको जो मन करेगा वो आप कर सकते हैं। तो ये मन जो हमको कर रहा है और हम वो काम कर रहे हैं, ये कहाँ से मिल रहा है, तो हम लोकतंत्र के अंतर्गत में है। इसलिए हमें यह अधिकार है कि हम अपने अनुसार अपने आज़ादी के साथ में जी रहे हैं, जो हमें इच्छा करती है हम वो काम कर रहे हैं। तो इसका क्या है, लोकतंत्र का शिक्षा के साथ में जुड़िएगा तो क्या होगा कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है वो शिक्षा ग्रहण करे। जो अपना पूरा नियम बना हुआ है कि कितने वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, वो सारा चीज़ अपना क्या आएगा, इसके अंतर्गत में आ जाएगा। हर एक विद्यार्थी चाहे वो शिक्षक, मतलब कि जितना भी आपके अंदर में पॉजिटिव चीज़ दिख रहा है, जो इस समाज में घटना घट रहा है, वो सारा चीज़ आपके क्या है, लोकतंत्र के अंतर्गत में ही है। बाद बाकी डिटेल्स नोट आपके नोट्स में अवेलेबल होंगे। अब अपना क्या है, और शिक्षा, तो मैंने आपको बता ही दिया, राज्य, लोकतंत्र और शिक्षा को साथ में जोड़कर मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब है अपना शिक्षा का सार्वभौमिकरण। देखिए, सार्वभौमिकरण करने का मतलब हो गया होल, मतलब कि ये मार्कर हुआ ना, तो इसका ये पूरा पार्ट, यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि शिक्षा के चारों तरफ, ठीक आसान भाषा में इसको हम लोग समझेंगे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण में क्या क्या चीज़ आ गया कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिले, अपना स्कूल नज़दीक में हो, प्राइमरी हो, उच्च हो, मतलब जितना नियम बना है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, मतलब हर प्रकार के शिक्षा उसको प्राप्त किया जा सके, उसी को हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहेंगे। यानी कि राइट टू एजुकेशन का जितना भी बात आ गया सो इसके अंदर में आ गया, NCF का बात इसके अंदर में आ गया, BCF का बात इसके अंदर में आ गया। तो जितना भी सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील हो गया, सारा कुछ क्या है अपना इसके अंतर्गत का ही चीज़ है। पूरा हर प्रकार से शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना ताकि बच्चों का विकास हो सके। लिख लीजिएगा। अब अपना है बच्चे और शिक्षा का अधिकार, यानी कि अपना RTE। बस यहाँ पे RTE को आप फॉलो कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। यानी कि बच्चे को केंद्र में रख के आपको सोचना है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए। पहले क्या था कि पहले एक शिक्षक कहीं कुर्सी पे बैठ गए, बच्चा सब क्लास में बैठा हुआ है, अब वही कुर्सी से बैठ के वो पढ़ा रहे हैं। अब क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यानी कि टीचर जो है सो बैठे नहीं रहेंगे, ठीक, बच्चे के बीच में वो घूमेंगे, देखेंगे हर एक बच्चे के साथ, मतलब कि बच्चे को सेंटर में रख के शिक्षक को शिक्षा देनी है, ठीक है। तो ये अपने बच्चे और शिक्षा का अधिकार। उसके बाद क्या हो जाएगा, अपना 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा है, जो सामान्य वर्ग में नहीं है सो 6 से 18 वर्ष का हो गया। क्लियर है। अब है अपना राष्ट्रीय विकास और शिक्षा। राष्ट्रीय विकास और शिक्षा में मतलब आ गया कि जब हम लोग स्वतंत्र हुए हैं उससे लेके अभी तक में क्या है कि शिक्षा को विकास के साथ में जोड़ने का निरंतर कार्य चलता आया है कि हम लोग इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करें ताकि हमारे राष्ट्र का विकास हो। ओवरऑल बात समझिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि समाज कहाँ गया, सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा मैंने आपको बताया था कि एक शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। उसी प्रकार से हमारा पहले परिवार आता है, फिर हमारे समुदाय आते हैं, फिर हमारा समाज आता है, फिर हमारा जिला आता है, फिर हमारा राज्य आता है, फिर हमारा देश आता है। तो अपना क्या हो गया,
कि शिक्षित व्यक्ति, अगर हमारे देश में हर तरफ शिक्षित व्यक्ति होंगे तो क्या होगा, राष्ट्रीय विकास होगा। ठीक, तो अपने शिक्षा को इस प्रकार से डेवलप करना ताकि हमारे अंदर में राष्ट्र के प्रति सम्मान भी आए, उसके विकास में हम लोग अपना योगदान भी दें, कुछ नया करें। मान लीजिए कि आपके इंडिया में कोई बच्चा ने कुछ नया चीज़ डेवलप किया तो क्या होता है, उससे हमारे देश का नाम होता है, ठीक, सम्मान होता है। तो अपने शिक्षा को इस प्रकार से डेवलप करना, इस प्रकार सिखाना कि हमारे राष्ट्र का भी विकास साथ में होते रहे। क्लियर है? तो आपका यूनिट 3 भी अब कंप्लीट हो गया। देखिए, हर एक बात को अगर आप समझ रहे हैं ना, वर्ड को समझ रहे हैं, तो आप एक बार नोट्स को देखिएगा और एग्जाम में आसानी से लिख दीजिएगा। इसलिए मैं आपको बराबर बोलता हूँ कि पहले बात को समझिए। अब है अपना शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं, जिसमें अपना आता है समुदाय, विद्यालय और शिक्षाई संस्थाएं। अब देखिए, समुदाय कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग का प्रथम समुदाय क्या होता है, अपना परिवार होता है। और जहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं उसके आसपास के व्यक्ति क्या है, समुदाय है। तो वो तो अपना हो गया समुदाय का परिभाषा। अब इस चीज़ में आपको बताना है कि समुदाय और विद्यालय का शिक्षा पे किस प्रकार से असर पड़ता है। तो समुदाय का दायित्व तो बनता है कि वो शिक्षा के हर एक व्यवस्था को चेक करे। ठीक, अगर किसी समाज में कोई विद्यालय है, वहाँ पे शिक्षक टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखे होगा बहुत सरकारी टीचर जो आपके घर में होंगे बोलते होंगे, अरे आज थोड़ा सा लेट हो गया तो गांव वाला गेट पे खड़ा था। तो वही गांव वाला कौन है, अपना समुदाय है। उसका देखते रहता है कि विद्यालय में कैसा पढ़ाई हो रहा है। जस्ट वेट ए मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सॉरी। तो अपना समुदाय अपना क्या हो गया कि समुदाय और विद्यालय का क्या होता है, परस्पर एक एकदम घनिष्ठ संबंध होता है। समुदाय और विद्यालय अगर आपस में मिलकर काम करते हैं तो हमारे वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनका विकास काफ़ी बढ़िया तरीके से होता है। विद्यालय भी समुदाय के ऊपर में है और समुदाय भी विद्यालय के ऊपर में है। विद्यालय का एक अभिन्न अंग है अपना समुदाय, तो समुदाय का भी एक अभिन्न अंग क्या है, अपना विद्यालय। ठीक, समुदाय क्या, हर एक व्यक्ति, यानी कि आपके विद्यालय प्रांगण के अंदर में देखते हुएगा कि हर एक जहाँ भी विद्यालय होगा वहाँ पे गांव के किसी एक व्यक्ति को वहाँ पे रखा जाता है। उनका दायित्व होता है कि वो किस प्रकार से क्या काम हो रहा है। कहीं अगर मिड डे मील का काम चल रहा है तो वहाँ पे जो काम करने वाली लेडीज होती है सो क्या होती है, उसी समुदाय से बिलोंग करती है। तो समुदाय और विद्यालय का संबंध काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एक अच्छे विद्यालय को चलाने के लिए, एक अच्छा शिक्षाई संस्थाएं बनाने के लिए समुदाय और विद्यालय के बीच में परस्पर संबंध काफ़ी बढ़िया होने चाहिए। हमारे शिक्षक का दायित्व होना चाहिए कि हर एक परिजन से अच्छे तरीके से बातचीत करके समस्याओं को पहचान कर उसका निदान करें। ठीक, या बाद बाकी सारे कुछ आपके नोट्स में हैं। आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव। अब एक बात बताइए कि अगर आर्थिक सुधार करने का मतलब क्या हो गया, पैसा। कोई व्यक्ति के पास में पैसा है और किसी के पास में पैसा नहीं है, तो अभी के टाइम में क्या है कि अगर आपके पास में अच्छा पैसा है तो आप जब जहाँ जैसे चाहेंगे वहाँ पे जाके आप एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा कम है तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को मेहनत के साथ में प्राप्त कीजिएगा। तो इस चीज़ से आप कभी पीछे नहीं हट सकते हैं कि पैसा से क्या क्या नहीं हो सकता है, और इस चीज़ से भी आप पीछे नहीं हट सकते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेहनत और पैसा दोनों दो चीज़ है, पर यहाँ पे अपना टॉपिक क्या है कि आर्थिक सुधारों का शिक्षा पे प्रभाव। अगर हमारे परिवार का आर्थिक स्थिति अच्छा होगा तो हम लोग क्या है, शिक्षा को आसानी पूर्वक ग्रहण करेंगे, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। आप थोड़ा सा बस सोचिए ना 2 मिनट के लिए कि आपके परिवार में हर कुछ है, आप हर तरह से संपन्न हैं, आप आराम से अभी ठंड के मौसम में ब्लैंकेट के अंदर में बैठ के मोबाइल में देख कर पढ़ रहे हैं। और कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो अभी रोड सड़क के किनारे बैठकर ठंड से ठिठुर रहा होगा। दोनों तो बच्चे ही हैं, चाहे हम हो चाहे वो सड़क के किनारे का हो। तो कहीं ना कहीं आर्थिक प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, हैं दोनों बच्चे ही हैं, इसी समाज के, इसी समुदाय के, इसी देश से भी हैं, पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है ना। तो वही है अपना आर्थिक सुधारों का शिक्षा पे प्रभाव। अगर वही सड़क किनारे बैठे हुए बच्चे के पास में कुछ पैसे होते, अपना घर होता, परिवार होता, शिक्षा होता, तो क्या वो सड़क किनारे बैठ कर ठिठुरता? नहीं ठिठुरता। तो ये सारी चीज़ के अपने अंदर में आ गए। ठीक, अब है अपना शिक्षा और माध्यम भाषा। अब देखिए, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उस समय धीरे धीरे हम लोग का डेवलपमेंट होता है। जब जिस समय हम लोग लेते हैं उस समय हम लोग क्या बलबलाते रहते हैं,
उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुकना आता है, फिर कुछ शब्द आते हैं, कुछ एक शब्द फिर एक शब्द आता है, इस प्रकार से हम लोग बोलना सीखते हैं। तो शिक्षा और माध्यम भाषा कहने का मतलब हो गया कि अगर आप किसी बच्चे से पूछिएगा कि भूख लगा हुआ है और उसको ये समझ में आया तो वो क्या ऐसे मुंडी हिलाएगा, पहले ऊपर नीचे फिर ऐसे ऐसे करेगा, तो क्या हुआ, अपना एक तरह का सिंबल हुआ, संकेत हुआ। पर जैसे जैसे हम लोग शिक्षा को ग्रहण करेंगे वैसे वैसे अपने अभिव्यक्ति को अपने भाषा के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे। तो वही कह रहा है कि शिक्षा के बीच में भाषा का एक माध्यम है, ब्रिज का काम करता है। अभी हम और आप बात कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है, तो हम लोग क्या है, भाषा के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाषा एक माध्यम बना ना, ब्रिज बना ना। अब मैं सिंपल खड़ा रहता यहाँ पे और बस ऐसे करके ऐसे ऐसे करता तो संकेत देता, पर भाषा नहीं होता तो आपको समझ में आता नहीं आता। तो शिक्षा और माध्यम भाषा मतलब कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए भाषा का भी स्थान अत्यंत जरूरी है। क्लियर है? तो इस चीज़ के लिए यही अपना डिफिनीशन होगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको माध्यम भाषा समझ में आया होगा। अब है समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा। समाज में नवाचार करने का मतलब हो गया कि जिस प्रकार से अभी आप कॉपी किताब छोड़कर मोबाइल बैठ के पढ़ रहे हैं, तो पहले क्या हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो भाई हो गए, वो लोग क्या पहले कॉपी किताब लिखे होंगे, अपना नोट्स बनाए होंगे, पढ़े होंगे। अभी क्या है कि डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी आ गया, आप मोबाइल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, कुछ नया डेवलपमेंट हुआ ना। तो वही है अपना समाज में नवाचार। समाज में नवाचार कहने का मतलब भी यही है कि जिस प्रकार जो भी टेक्नोलॉजी आ रहा है, जो अपना आधुनिकीकरण जो चीज़ है ना, वही चीज़ अपना यहाँ पे उठ कर आ गया। हर एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और जैसे जैसे हम लोग डेवलप करेंगे तो क्या हमारे समाज का विकास होगा कि नहीं होगा। तो विकास के लिए शिक्षा, समाज में क्या आया, अपना इंटरनेट आया। ठीक, इंटरनेट पे आपने यूट्यूब को खोला। ठीक, अब आप गाना सुन के मनोरंजन कीजिए तब, या एजुकेशनल वीडियो देखकर अपना पढ़ाई कीजिए तब। तो विकास कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है। अगर आप गाना गाने के शौकीन हैं तो आप गाना गाना सीख सकते हैं। मतलब कहीं से किसी भी प्रकार से जो अपना नया चीज़ टेक्नोलॉजी सब आ रहा है उसको हम लोग यूज करके अपना विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज़ अपना समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा। क्लियर है यहाँ तक? अब है अपना यूनिट 5। ये देखिए यूनिट 5 में है अपना विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ। देखिए विद्यालय शिक्षा का विकास, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि विद्यालय शिक्षा का विकास करने का मतलब हो गया कि विद्यालय प्रांगण के अंदर में किस प्रकार के शिक्षक हैं, कैसे उनके पढ़ाने का स्टाइल है, बच्चे को वो सेंटर में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, बच्चे से उनका संबंध किस प्रकार का है, क्या वो जाति धर्म लिंग के अनुसार वो भेदभाव करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सारा कुछ क्या अपना विकास का ही एक पार्ट है। इसको आप लोग आराम से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। विद्यालयों के नाम, व्यवस्था और भवन। नाम कहने का मतलब हो गया, देखते हुए आप कहीं पे कस्तूरबा गांधी लिखा होता होगा, कहीं पे संस्कृत उच्च विद्यालय लिखा रहता होगा, कहीं पे प्राथमिक, कहीं पे माध्यमिक। तो ये अपना नाम के अनुसार उनका क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। अब व्यवस्था है मतलब कि उसका पूरा मैनेजमेंट, कि कब क्या कैसे करना है, कब क्या कैसे एग्जाम होगा, तो सारा कुछ उसके अंदर। यानी कि ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं करिकुलम, कि प्रार्थना में किस प्रकार से है, उसका बिल्डिंग कैसा बना है, उसके फील्ड कैसे है, बाउंड्री है कि नहीं है, खेलने के सामान है कि नहीं है, क्लास में शिक्षक हैं कि नहीं है, एक क्लास में 30 बच्चे हैं कि 60 बच्चे हैं, कितने शिक्षक, ये सारा क्या आ गया अपना व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। अब अपना क्या है भवन। भवन कहने का मतलब हो गया कि आप देखते हुए सरकारी स्कूल के दीवारों पे बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना होता है। मतलब कि एक रंगीन, प्राथमिक स्कूल में एकदम रंगीन वातावरण होता है। कहीं पे आम, कहीं पे कखा का लिखा होगा, कहीं पे एप्पल लिखा होगा, कहीं पे पहाड़ा लिखा होगा, कहीं पे बहुत बढ़िया स्लोगन लिखा होगा। तो ये सब क्या है, भवन के चारों तरफ होते हैं। ठीक, और उससे क्या होता है, बच्चों उसको देख देख के भी सीखते हैं, विजुअली भी सीखते हैं। तो भवन का निर्माण इस प्रकार ही किया जाता है कि इस हर एक कमरे में सूर्य की रोशनी आए, हवा आए, स्वच्छ वातावरण हो। इन सारी चीज़ों को नज़र में रख के, बच्चों की सुरक्षा को नज़र में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, भवन का निर्माण करते हैं। अब है अपना शिक्षक। देखिए ये सारी बातों का ना सबसे बड़ा चीज़ क्या है, अपना शिक्षक है। शिक्षक ही वो एक साधन है जो किसी को भी कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। आप बहुत शिक्षित है, पर जब तक आपको एक मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ, भले मैं आपका दोस्त हूँ, पर अभी मैं आपके लिए क्या हूँ, एक शिक्षक हुई हूँ, क्योंकि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं। तो एक शिक्षक का जो अपना कहने का मतलब हो गया कि जो उसका अपना खुद का एक चरित्र होता है ना, वो काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको फॉलो करेंगे।
आप जिस प्रकार से जो काम कीजिएगा वैसे ही बच्चे आपके करेंगे। अगर आपकी ही आदत अच्छी नहीं होगी तो क्या आपके बच्चे का विकास होगा? तो शिक्षक के भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, तो उसको आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अब अपना विद्यालयी पाठचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीतियों का प्रभाव। अब देखिए, पाठचर्या शब्द से मुझे एक चीज़ याद आया है कि आप में से मैक्सिमम लोग पाठचर्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करिकुलम, ठीक, पाठ्यक्रम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेबस, और एक अपना होता है पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक। अब देखिए, इसको आज समझ लीजिए, आप में से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। पाठचर्या कहने का मतलब हो गया करिकुलम, यानी कि शिक्षा जो विद्यालय है अपना, वहाँ पे इंटरनल, आप लोग एग्जाम दिए ना फर्स्ट ईयर का, तो आपका इंटरनल पेपर हुआ, आपका एक्सटर्नल पेपर हुआ, आपने एसीपी किया, ये सारा काम किया, तो अपना क्या हो गया, पाठचर्या हो गया कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना है, कितना विषय पढ़ना है, कितने दिनों का आपको एसीपी करना है, कहाँ आपको भ्रमण करने जाना है। तो पूरा आपका जो डीलेड का अपना संपूर्ण जो कोर्स हो गया, सो आपका क्या हुआ, पाठचर्या हुआ। पाठ्यक्रम कहने का मतलब हो गया कि हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, S1 पढ़ रहे हैं, S1 में 5 यूनिट पढ़ना है, 5 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, तो ये क्या आपका हो गया, पाठ्यक्रम हो गया। और पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक, जो S1 का अपना किताब होगा, सो अपना क्या हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया। क्लियर है? इसको आप लोग समझ गए। इसके बहुत सारे बेसिक एग्जाम्पल सब भी हैं, सब लोगों का अपना अपना कहने का तरीका है, पर सिंपल आप यही याद रखिए कि अगर आप किसी चीज़ में आप इन कर रहे हैं, किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो सारा कोर्स के अंदर में जितना भी उसका मतलब कि सतत व्यापक मूल्यांकन का जो पार्ट होता है ना, कि आपका बाह्य भी, इंटरनल भी, आपका एक्सटर्नल भी, सारा कुछ जो हो गया, आपको कितनी एक्टिविटीज़ करनी है, सारा कुछ अपना क्या है, पाठचर्या का भाग है। और पाठचर्या का ही एक भाग क्या है, अपना पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम कहाँ होता है, तो पाठ्य पुस्तक, यानी कि जो हम लोग S1 पढ़ रहे हैं, इसका जो किताब होगा सो अपना क्या हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया। S1 में हमको 5 यूनिट पढ़ना है, सो अपना क्या हो गया, पाठ्यक्रम हो गया। और S1 क्या है, अपना डीलेड सेकेंड ईयर का एक विषय है जो पाठचर्या का भाग हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। अब है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन मतलब वही सतत व्यापक मूल्यांकन जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होइएगा। तो मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए, इस पर नीतियों का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कहीं पे शिक्षक नहीं और सीधा टेस्ट हो गया, ओरली हो गया। कुछ नीतियाँ होती हैं कि अब ऐसे नहीं करके ऐसे आपको करना है, अचानक से कुछ रूल बदल जाती है, तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ते चलता है। कहीं वस्तुनिष्ठ नहीं होगा तो लिखित होगा, तो मौखिक होगा, तो ये सारी नीतियाँ अपनी बनती रहती है। तो ये आपका यूनिट 5 भी हो गया। तो ये आपका संपूर्ण S1 आज आपका कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी S1 समझ में आई होगी, और बहुत जल्द आपका S2 का भी वीडियो बन जाएगा कंप्लीट। और कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कल भी बोला था कि आपकी जो लाइव क्लास है सो किस टाइमिंग में मैं रखूँ, ताकि आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो सके, जिससे आपका और मेरा दोनों का भी सर्वांगीण विकास हो सके। और अपना क्या है, ऑफलाइन सेंटर कहाँ पे है, तो सीतामढ़ी में है। आप लोग उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जिनको भी ऑफलाइन सेंटर पे आके डीलेड का, सीटेट का, बीएड का, केबीएस का, एनबीएस का या जनरल कंपटीशन का कुछ का भी तैयारी करना हो, तो वह मुझसे बात करके सीतामढ़ी में आकर साथ में मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से अपने इस दोस्त भाई के साथ बने रहे। धन्यवाद।